यूपी में सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों को भी 100 दिन का टारगेट सौंप दिया है और कहा कि मंत्रियों को 100 दिन के अंदर अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी और समीक्षा के आधार पर ही काम की योजना का मास्टर प्लान तैयार होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी यूपी में दोबारा सत्ता में आते ही सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने इस बार मंत्रियों को भी 100 दिन का टारगेट सौंपा है। 25 मार्च को शपथ लेने के बाद सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब नजर मंत्रियों के कामकाज पर है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की लगाम लगातार कस रहे हैं। कल योगी का फैसला आया था कि मंत्रियों को पुराने स्टाफ रखने की छूट नहीं मिली, उसी तरह वे अपनी पसंद से निजी स्टाफ भी नहीं रख सकेंगे। यूपी सरकार के नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। इस 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी को बताना होगा कि वे अगले 100 दिन में क्या करेंगे, विभाग में नया क्या करना होगा। साथ ही डिजिटलाइजेशन के काम को भी विभाग में आगे बढ़ाना होगा। इससे पहले पहली सरकार में सीएम योगी ने खुद सभी विभागों की लगातार समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में भी विभाग के अधिकारियों के साथ ही विभागीय मंत्री शामिल रहते थे। इस बार विभागीय मंत्रियों को अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी होगी। वहीं योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सरकार और पार्टी दोनों को देनी होगी। मंत्रियों की बेवजह दौरों और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से यूपी से बाहर जाता है तो बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है। दौरा सरकारी या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य होगा। अब यूपी छोड़ने से पहले पार्टी और सरकार दोनों को ही अवगत कराना होगा। बिना बताए मंत्री बाहर नहीं जा सकेंगे। सरकारी धन के दुरुपयोग और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास हैं, उन्हें नए बदलाव की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर दफ्तर में नया साज सज्जा के साथ ही नए फर्नीचर की खरीदारी नहीं होगी। इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार तुरंत एक्शन में है। मंत्रियों के साथ साथ सीएम योगी अफसरों पर भी सख्त नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकार में अफसरशाही को लेकर भी सवाल उठे थे। सीएम योगी इस बार इसको लेकर भी काफी गंभीर हैं। माना यह भी जा रहा है कि मंत्रियों के बाद अब अधिकारियों को लेकर भी निर्देश जारी होंगे। फिलहाल बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होना है, लिहाजा तबादले के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को भी सीएम निर्देश जारी कर सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। इसी कड़ी में आज 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर होना था। हालांकि बोर्ड ने दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा को 24 जिलों में रद्द कर दिया। लीक होने की वजह से पेपर को रद्द किया गया। वहीं सरकार ने एक्शन में आते ही कहा कि पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ द्वारा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर लीक होने के चलते 275 एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। आजमगढ़, बलिया जिले में इंग्लिश का पेपर लीक होने पर आजमगढ़ के सभी सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षार्थियों को अगली डेट पर परीक्षा देनी होगी। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे दी गई है। बागपत जनपद समेत 23 अन्य जनपदों में दोपहर की पाली में होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई। डीएम ने इसकी जानकारी दी है। जारी नोटिस के मुताबिक 30 मार्च की दूसरी शिफ्ट की
अंग्रेजी की परीक्षा के सेट 316 ईडी और 316 ईआई के पर्चे लीक होने की संभावना के चलते एग्जाम रद्द कर दिया गया। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन जिलों में पेपर रद्द हुआ है। बोर्ड ने बताया कि आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर, कानपुर देहात, एटा और शामली में अंग्रेजी के पेपर रद्द हो गए हैं। हालांकि परीक्षा बाकी जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होगी। परीक्षा देने आए परीक्षार्थी परेशान हो गए। परीक्षा केंद्र के बाहर जमा हुए परीक्षार्थियों ने शिक्षकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्होंने परीक्षा की अच्छी तैयारी की हुई थी, लेकिन अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, सब बात नहीं किस तरह परीक्षा की अंग समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? उमा मौर्य हमारा नाम है। हमारा पेपर लीक हो जाने पे बहुत समस्या हो रही है। और आप लोग किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की थी? मेरा नाम आरजू है। मैं 12th क्लास की छात्र हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देने के लिए आई थी। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन अब जब पेपर लीक हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारी लोग की कोई गलती नहीं है। मेरा नाम साधना शुक्ला है। मैं अपने गांव पड़ीर शंकर से यहाँ जीजीआईसी सेंटर पे अपना एग्जाम देने आई थी। परीक्षा रद्द हो गई, उस कारण हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। तो तीर फातिमा। किस तरह की समस्याएं हुई पेपर रद्द होने के बाद आपको? सर बहुत ज़्यादा वो टेंशन हो गई है। पेपर हो जाता तो सही रहता। हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी पेपर की। हमको लगा था कि आज पेपर होगा। जब हम लोग स्कूल आए तो पता चला कि पेपर लीक हो गया है और हमारी परीक्षा नहीं हो पाएगी। इतना हम लोगों ने याद किया था वो व्यर्थ हो गया और अब बायोलॉजी फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो अब इंग्लिश वाला पेपर पता नहीं कब होगा, कोई पता भी नहीं है कि कब होगा। वहीं बड़ौद के वीर स्मारक इंटर कॉलेज के केंद्र अधीक्षक नरेंद्र पाल का कहना था कि DIOS से परीक्षा निरस्त होने के आदेश मिलने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। नरेंद्र पाल है जी। आज पेपर होना था, किस चीज का था? हाँ, आज इंटर इंग्लिश का पेपर था सेकंड मीटिंग में, और हमारे पास में DIS का व्हाट्सएप आया और फिर हमने फ़ोन पे भी बात किया कि ये पेपर कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया और इसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। आप बच्चों को बता के और वापस भेज दिया। उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी इंग्लिश की, वो आज लीक होने के चलते प्रदेश के 24 जिलों में रद्द, इसमें गोंडा भी है। यहाँ पर जो परीक्षा सेंटर है राज्य के बच्चे तो परीक्षा दे रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएं हुई हैं, क्योंकि उनकी जो तैयारी थी वो करीब 1 साल से चल रही थी। कहीं ना कहीं जो परीक्षा देने बच्चे आए थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे अब सागुसाल अपने घर को अलौट रहे। कहना कि इस तरीके से जो आज प्रदेश से 26 परीक्षा रद्द हुई, लेकर कहीं ना कहीं तो सरकार ने परीक्षाएं जो कि रद्द कर दी है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुख्यमंत्री के अंदर मंत्री को तलब किया है और पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट सीएम को सौंपी जा रही है, किस तरीके से जो परीक्षा वो लीक हुई है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में यूपी में कई पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, फरवरी 2018 में UPPCL का पेपर लीक हुआ था। वहीं जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, सितंबर 2018 में नलकूप चालक, अगस्त 2021 में PET परीक्षा और नवंबर 2021 में UPTET का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने पर यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पेपर लीक कांड की जांच STF द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं मैनपुरी में पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद स्कूल प्रशासन को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं पुलिस ने छात्रों को समझा करके वापस भेज दिया। वहीं
वहीं पेपर लीक होने की वजह से गाजियाबाद के छात्र भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत बेकार हो गई, अब उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर रिजेक्ट हो गया है और बोला है कि 12 तारीख के बाद पता चलेगा। तैयारी से स्कूल गए थे और स्कूल में जाके पता चला है कि तुम्हारा एग्जाम रिजेक्ट हो गया। हाँ क्या गया, आज आपका पेपर कैंसिल हो गया, आप घर जाइए। अब सर इसमें क्या किया जाए, जो तैयारी की थी वो सब रह गई, बेकार चली गई हमारी फिलहाल। आज हम लोग स्कूल गए, वहाँ पे जाके हम लोगों को पता चला कि आज हम लोगों का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो इस वजह से हम लोग अब अपसेट हैं, लेकिन हम लोग के तैयार हैं, हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम लोग करने आ रहे हैं। वहीं पेपर लीक मामले में यूपी सरकार के मंत्री धनपाल सिंह सैनी का बयान सामने आया। धनपाल सिंह सैनी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जांच करवा करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पर्चा लीक हुआ है, कहीं कमियां नहीं होंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, पर्चा लीक हुआ है, कहीं कमियां नहीं होंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धनपाल सिंह शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री धनपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आवारा छुटा पशुओं को जो चुनौती है उसे हम अवसर के रूप में लेते हैं। सबसे पहले प्रत्येक जनपद में रोड मैप तैयार कर चारागाह की जमीन पर जो भू माफियों ने कब्जा कर रखा है उन्हें कब्जा मुक्त करा करके उसमें पशुओं के रहने और उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करवाकर किसानों और पशुओं दोनों को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की गौशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे, वहीं गोबर उठाएंगे और वहीं दूध पिएंगे। पशुओं का प्रबंध करने के साथ गौशालाओं का प्रबंध बहुत बेहतर किया जाएगा। सबसे पहले हम पशुओं का जो छुट्टा पशु हैं उनका प्रबंध करेंगे। एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो चरागाह की ज़मीनें हैं, जो गौशाला की ज़मीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे और कब्जा मुक्त करा के उन्हें हरा चारा बुवाकर गायों का प्रबंध करेंगे। और जो गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं का प्रबंध बहुत बेहतर करेंगे। पिछले भी ठीक हुआ है, इसे और ठीक करने की आवश्यकता है। ये चुनौती। जहां हापुड़ जनपद में मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक हापुड़ में सिंचाई विभाग की गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की और कई मुद्दे को लेकर के वार्ता भी की। जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने यहाँ कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आदरणीय मोदी और योगी की जितनी भी योजनाएं हैं वो दलितों को मिले, शोषितों और गरीबों और अन्य लोगों को मिले। वो सबके लिए हैं और सबको मिल रही है। प्राथमिकता है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीब को मिले, शोषित को मिले, दलित को मिले, पिछड़ों को मिले, वो सबके लिए है। वहीं ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने अवैध जमीन पर रह रहे लोगों से 500 करोड़ की जमीन मुक्त कराई है। बुलडोजर चला करके 5,07,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट के पास अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। यमुना प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद जमीन को मुक्त कराया गया। झाझर में कल एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है
और 5,07,000 स्क्वायर वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है, जिसमें करीब 20-22 खसरा नंबर हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे एरो सिटी, अपना घर, एयर प्रवास, वायु कॉलोनी, इस तरह के नामों से लगातार एयरपोर्ट के पास होने के कारण इस तरह के नामों से कॉलोनियाँ काटी गई थी। उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और लगभग 500 करोड़ रुपए की ये ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। इसी तरह से कार्रवाई टप्पल में भी की जाएगी और भी जहाँ जहाँ इस तरह का अवैध अतिक्रमण है वहाँ भी लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैनपुरी की एसओजी टीम और भौगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 किलो मादक पदार्थ चरस बरामद किया है। 2 आरोपियों की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वहीं पकड़े गए आरोपी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से चरस लाकर के मैनपुरी में फुटकर तौर पर बेचने का काम किया करते थे। पकड़े गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4.5 करोड़ बताई जा रही है। एसपी मैनपुरी ने आरोपी की गिरफ्तारी और माल बरामद करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। जो साइबर टीम हमारी है, जिसके इंचार्ज विक्रम सिंह हैं, साथ में भोगांव की पुलिस, एक पूरी टीम काफ़ी दिनों से लगी हुई थी कुछ ऐसे अपराधियों की तलाश में जो कि मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग जो है इसमें ट्रैक हुआ है और इसमें से 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। विनय है जो कि यही कराने वाला है, दूसरा एक उपेंद्र है जो कि एटा कराने वाला है। इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और कई जनपदों से वांटेड भी हैं सब। और करीब 6 किलोग्राम ये चरस प्राप्त हुआ है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है एंड इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4.5 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। तो इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ अभी की गई है और भी हम लोग रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे। वहीं हापुड़ की धौलाना पुलिस ने डकैती और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 1,70,300 रुपए नगद, एक बुलेरो पिकअप गाड़ी, 3 अवैध तमंचे और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए। क्षेत्र अधिकारी पिलखुवा डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोर बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोरों का एक गैंग है जिसमें 12 सदस्य हैं, जिनमें गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गैंग के 7 सदस्य मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि चोरों ने 10 दिन पहले यूपीएसआईडीसी फेज 2 में स्थित एक फैक्ट्री से तांबे का स्क्रैप चोरी कर उसे बेच दिया था। थाना धौलाना पुलिस टीम के द्वारा 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, एक पिकअप और चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त हुआ है। अन्य अपराधियों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। ये पुराने चोर हैं और चोरी और डकैती की योजना बनाते हुए ये कल गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में दोस्त की हत्या कर शव को जलाने वाले 4 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चारों दोस्त प्लानिंग कर बंद घरों और बंद फैक्ट्रियों से चोरी करते थे। वहीं युवक अपने दोस्तों को सुधारना चाहता था और उनके प्लान की सूचना पुलिस को देता था। वहीं दोस्तों ने युवक को धोखे से घर से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक के शव को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जंगलों में ले जाकर के पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने युवक के दोस्तों से जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं 5वें आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। ये 26 मार्च 2022 थाना इकोटक अंतर्गत एक जलपुरा गांव में डंप यार्ड से एक आधा जला हुआ अज्ञात शव मिली थी। इसको पुलिस ने तुरंत कब्जे में लिया है। अभियोग पंजीकृत कराकर कई टीमों गठित करके इसको आज सफल अनावरण किया है। इसमें ये गैंग है, ये छोटा मोटा चोरी इकोटक 3 एरिया में करते हैं। ये इसमें 6 लोग हैं। वहीं नोएडा में 53वें IEHGF दिल्ली फेयर का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में देश के सैकड़ों
एग्जीबिटर और सैकड़ों देशों के विजिटर पहुंचेंगे। एक्सपो मार्ट में आयोजित प्रेस मीट में हस्तशिल्प निर्यात सर्वधन परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि 27 मार्च से 2022 से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को हटाने से इस मेले में रौनक और बढ़ गई है। अब विदेश से विजिटर और एग्जीबिटर बिना किसी डर के भारत आ सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर मेले में आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल एसओपी के साथ WHO और सरकार द्वारा जारी नियमों का भी पालन किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे बोला कि मेले में पूर्वोत्तर क्षेत्र, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बीरा के शिल्प को दर्शाने वाले थीम मंडप विदेशी खरीदार समुदाय के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। मेले में आने के लिए 90 से अधिक देशों के विदेश खरीदारों ने पहले से ही पंजीकरण कराया हुआ है। वहीं मेला शुरू होने पर अनुमान है कि सैकड़ों देश से खरीदार मेले में पहुंचेंगे। इसका कारण ये भी है कि यहाँ एक उत्कृष्ट उत्पाद रेंज, आकर्षण कीमतों और विशेष गुणवत्ता के साथ अग्रणी भारतीय निर्माताओं के एक विशेष जुड़ाव भी है। और ये इवेंट जैसे पहले होता है B2B ही है, इसके अंदर फॉर्म के बाहर और इंडिया के डोमेस्टिक होलसेल बायर जो बड़े बड़े स्टोर हैं, ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक का टाइम है जो हम फिक्स करेंगे। इधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने युवाओं के लिए स्टेडियम और कई मुद्दों पर बात की। साथ ही बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर सरकार पर भी तंज कसा और साथ ही मेरठ के युवा खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने की मांग की। राकेश टिकैत ने साथ ही जो सरकार अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला रही है उस पर जल्द से जल्द विकास कार्य किए जाए और साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं के लिए वहां पर खेलने के स्थान बनाए जाए। यहाँ पे आए मेरठ तो आए, यहाँ को निकल रहे, यहाँ के देखे भाई नई सरकार बनने के बाद में क्या माहौल है। ये पुराने धरना स्थल रहे हैं अपने, इनको भी देखना है पुराने धरना स्थल पे क्या क्या है। ये पेड़ जहाँ पे बैठ के पूरे आंदोलन चलते थे उनका क्या हाल है। और अब नई सरकार बनेगी, अब काम होना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्टेडियम पे। जैसे हरियाणा में है, हर गांव में वहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी जो बंजर जमीन है उस पर काम हो। बुलडोजर जो है, जब बुलडोजर चल ही रहा तो ठीक जगह चल रहे। वहीं बुलंदशहर में पुलिस कस्टडी डेथ मामले में तत्कालीन कोतवाल खुर्ज और चौकी इंचार्ज समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। खुर्ज के तत्कालीन थाना प्रभारी मिथिलेश उपाध्याय और जंक्शन चौकी प्रभारी बहादुर सिंह पर FIR हुई है। बता दें कि 6 दिसंबर 2020 को खुर्ज के कनेनी निवासी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। मृतक के परिजनों ने तत्कालीन थाना प्रभारी पर युवक को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर 11 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि खुर्ज के तत्कालीन थाना प्रभारी इस समय हापुड़ में तैनात हैं और जंक्शन चौकी के तत्कालीन प्रभारी बुलंदशहर में तैनात हैं। देखिए, यहाँ पर एक 2020 में घटना हुई थी, पुलिस कस्टोडियल डेथ थी। तो उसमें तो अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था और इसमें एक लड़की का प्रकरण था और लड़के का प्रकरण था। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा कायम हुआ था। लेकिन इसमें फिर एक जांच हुई, मजिस्ट्रियल जांच आई है। उस जांच में पुलिसकर्मियों को भी दोषी माना गया था। तो उसी के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, एक इंस्पेक्टर हैं और 2 SI हैं। उसमें से एक SI रिटायर्ड हो चुके हैं, एक इंस्पेक्टर जो हापुड़ में पोस्ट हैं, एक इंस्पेक्टर यहाँ पर नौजवान पोस्ट